प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल स्टडी पॉइंट पर। तो हमारी जो पुरानी वीडियोस थी और जो हमारे पुराने लेक्चर्स थे, उन लेक्चर्स में हम अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बात कर रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें तो हमने बात की थी हिस्ट्री पर, एक लेक्चर है। हमने बात की थी ज्योग्राफी पर, हमने बात की है हिंदी पर, हम यूपी स्पेशल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक दो बार हमने साहित्य के बारे में भी आपको बताने की कोशिश की है। तो आज का जो टॉपिक हम रखेंगे, आज एक नया सब्जेक्ट आपके सामने शुरू करते हैं, बायोलॉजी। जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिससे बहुत सारे बच्चे जो आपका नॉन बायो हैं, जो आपके खासकर से मैथ से पढ़े हुए हैं या जो आपका आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, पीसीएम ग्रुप वाला बच्चा हुआ या फिर आपका जो आर्ट साइड के आपका हिस्ट्री लेता है, तो वो ऐसा बच्चा, इससे कई बार खतरा जो है खतरा महसूस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायो इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। बहुत आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे। आपको बहुत ज़्यादा डीपली उसमें उतरना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कंपटीशन में जितना आएगा उसको बेहतर तरीके से मैं समझाने का आपको कोशिश करूँगा। चलिए खैर, ज़्यादा बातें ना करते हुए और हम शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। और आज हम बायो में एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसका आपका नाम है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इसे करने का एक बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि आपका जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है, ये टॉपिक आपका जो है बायो के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी में भी आपको ये सहायता करेगा। चलिए खैर, आज के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल में है क्या, आपने इसके बारे में एक लाइन पढ़ी होगी बचपन में, जो आप सबको ध्यान होगी। शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन हमारे लिए कुछ इसका बदले बदले मायने हैं। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता क्या है, आपको पता है कि जो सूर्य प्रकाश है, सनलाइट है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, की प्रेजेंस में, उपस्थिति में पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया ही आपकी कहलाती है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इस फोटोसिंथेसिस में क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और लेकर के जल से उसकी क्रिया कराते हैं। साथ में आपका सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और क्लोरोफिल आवश्यक होता है। देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे करते क्या हैं। जो हमारा वायुमंडल है, आप सब जानते हैं, वायुमंडल के संगठन में 78.08% आपकी नाइट्रोजन है। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपस्थिति भी है हमारे पास, है ना, लगभग 20.95%। इसके अलावा CO2 की उपस्थिति है 0.036% या 0.4%। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 6 CO2, 6 एटम आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं पेड़ पौधे। साथ ही साथ उससे जस्ट डबल उनको चाहिए वाटर, 12 H2O लिया जाएगा, है ना। अब ये इन्होंने लिया, इसके बाद ये 6 CO2 प्लस 12 H2O लेते हैं। अब देखो, पहली बात तो आपका ये है कि ये आता कहाँ से है, CO2। भाई CO2 आपका एक्चुअल में है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका वायुमंडल से ही ले लेते हैं, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी उपस्थित है और पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर पानी आपका कहाँ से आएगा, तो भैया वाटर जो आपका ये भूमिगत जल होता है, आपका भूमि से लिया जाता है, क्योंकि भूमि में आपका नीचे जल है तो उस जल को पेड़ पौधे ले लेंगे। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब देखो, जो CO2 एक्चुअल में CO2 है क्या, CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। आपको इसके बारे में पता है, ये जो आपके अग्निशामक आपके यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्रों में आपकी इसका प्रयोग किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके होते हैं, इनमें इसका यूज होता है। साथ ही साथ में इसके बारे में आपसे बात करूं, जो आपका सोडा वाटर होता है, जो माहौल बनाने वाली प्रजाति है ना, वो सोडा वाटर का इस्तेमाल CO2 ही उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल की जाती है, इसको मृदु पेय कहा जाता है। कोल्ड ड्रिंक में भी CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। भाई इसको ग्लोबल वार्मिंग गैस कहते हैं, आपको सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग।
हरित गृह प्रभाव आपका, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, वार्मिंग, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपका जो है दिखाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो लगभग आधा घंटा केवल और केवल CO2 ही ले सकती है, लेकिन इसके बारे में आप इतने पॉइंट यहाँ पर ही ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपकी CO2 हो गई। अब बात है सर ये आपका जो जल है H2O, ये आपका कहाँ से आएगा? ये भूमि से लिया जाएगा, लेकिन भूमि से कैसे? तो ध्यान रखेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर आपके छोटे छोटे ऊतक होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं। तो उनमें एक आपका टिश्यू होता है जाइलम, तो आपका जाइलम टिश्यू से लिया जाता है, जाइलम ऊतक से, या मैं लिख सकता हूं आपका बाई जाइलम टिश्यू। ठीक, अच्छा अब ये भी ध्यान रखेंगे जैसे आपका वाटर, वो कितना वाटर लेते हैं? तो सारा वाटर तो लेते नहीं, जितनी उन्हें आवश्यकता होती है वो आपका 1% से लेकर के लगभग 4% तक, है ना, 1%, 2%, 3%, 4% पौधे के अकॉर्डिंग आपका इतना वाटर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें वाटर मिला। अब देखो हमने क्या किया, हमने नहीं मतलब पेड़ पौधों ने क्या किया, हमारे प्लांट्स ने किया कि 6 CO2 ली, कार्बन डाइऑक्साइड के एटम लिए, कहाँ से उठाए हमने? वायुमंडल से एब्जॉर्ब कर लिए। साथ में CO2 लिया, H2O लिया हमने, कहाँ से? भूमि से। अब भूमि से ऊतक जो होते हैं वो आपकी कौन सी क्रिया के द्वारा CO2 ले रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे ये आपके केशिकत्व के द्वारा लेते हैं, बाई कैपिलरिटी, केशिकत्व। तो कैपिलरिटी से लेते हैं। एक्चुअल में कैपिलरिटी क्या है, जब आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, बहुत जल्दी फिजिक्स के लेक्चर भी डाले जाएंगे, तो जो है दाब के कारण जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिनको केशिका कहा जाता है, उनमें पानी ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, और इस प्रोसेस को केशिकत्व कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में केशिकत्व का भी यूज़ होता है। अब दूसरी बात, इसके अलावा हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? आगे हम ये बढ़ सकते हैं, 6 CO2 + 12 H2O तो लिया, जितनी हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली उससे 2 गुना हमने वाटर लिया, पानी लिया। अब हमको चाहिए सूर्य प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं। अब सूर्य का प्रकाश लेंगे तो सूर्य का प्रकाश आपका कितना है? देखो सूर्य का प्रकाश कई बार आपका जाड़ों में कम होता है, गर्मियों में आपका ज़्यादा होता है, ये तो जाहिर सी नॉर्मल सी बात है। या फिर आप बात करें ध्रुवों पर, पोल्स पर, अर्थ के पोल पर आपका कम होगा, ऐसे ही इक्वेटर पर आपका ज़्यादा होगा। तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिनको अयनांत कहा जाता है, तो सॉरी अयनानी आपकी अयन रेखा कहा जाता है, तो उनमें आपका और थोड़ा इनके दोनों के मध्य होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का जो प्रकाश हमें चाहिए वो आपका 30 से 35 डिग्री, आपका जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब हमारा अगर बेस्ट फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट फोटोसिंथेसिस के लिए जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 30 से 35%। इसके साथ साथ और पॉइंट अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो सूर्य का कितना प्रकाश लेंगे? 5% सनलाइट लेते हैं। तो सारी सनलाइट भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, जितनी सनलाइट आ रही है वो 5% लेते हैं, तो है ना। इसके अलावा और अगर मैं बात करना चाहूँ, इसकी जो प्रकाश लेते हैं उसकी तरंग दैर्ध्य आपकी कितनी होनी चाहिए? वेवलेंथ, जो प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए उसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आपकी होनी चाहिए 3600 एंगस्ट्रॉम से 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने सनलाइट ली। अब देखो एक क्वेश्चन आपकी कुछ बड़ी होने वाली है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझते रहें, तो इसमें बिल्कुल उलझे ना, इसीलिए मैं आपके अलग मार्कर्स का यूज़ भी कर रहा हूँ। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब ये लेंगे और आपका जो पेड़ पौधों में ऐसा क्या है जो कि सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस कराता है? आप सबको पता है बाई क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल की सहायता से इसका इस्तेमाल करेंगे, क्लोरोफिल से, इसको हरित लवक कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसको इंग्लिश में हरित लवक कहा जाएगा। तो ये जो आपका हरित लवक हुआ, अब ये जो क्लोरोफिल है इसके कारण ही पेड़ पौधों का आपका रंग हरा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हरित लवक का हरा रंग किसके कारण होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल का रंग हरा होगा, और क्लोरोफिल के कारण ही आपका पेड़ पौधों का रंग हरा होगा। हालांकि जब आपको सेल पढ़ाई जाएगी, कोशिका का लेक्चर डलेगा, आपका लगभग 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर डाला जाएगा
जाएगा, सबसे बड़ा लेक्चर। अब एक ही लेक्चर में ख़त्म करूँगा, उसको मैं जब भी डालूंगा बड़ा लेक्चर होगा 2-2.5 घंटे का। तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो आपकी कोशिका होती है उसके अंदर आपका एक्चुअल में आपका हरित वर्णक होता है। हरित वर्णक के अंदर आपके स्ट्रोमा होते हैं, ग्रेमा होते हैं, ग्रेना होते हैं, है ना। उसके अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका भी एक बड़ा प्रोसेस है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। खैर, तो क्लोरोफिल हुआ। क्लोरोफिल की खोज अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसकी खोज की थी शिम्पर ने। शिम्पर ने इसकी खोज की थी, और चूंकि इसकी सहायता से पेड़ पौधों का भोजन बनता है, यहीं पर बनता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है किचन हाउस ऑफ द प्लांट, पौधों का रसोई घर कहा जाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस के बाद क्या होगा? इस प्रोसेस के बाद 6CO2 और उसका जस्ट डबल H2O क्रिया करके आपका बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O बाहर चला जाएगा, प्लस आपकी आएगी 6 ऑक्सीजन के एटम। ठीक, तो ये आपकी ऑक्सीजन आपकी इवेपोरेट हो जाएगी। अब देखो पेड़ पौधे क्या करेंगे, आपका बनाएंगे C6H12O6। सर ये है क्या? एक्चुअल में इट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, इसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जब आपको बायो में ही हम पोषक चैप्टर या न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे, तब हम देखेंगे हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। जैसे माइक्रो में आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, आते हैं। इसके अलावा विटामिन होता है, जल होता है, मिनरल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपका एक पोषक तत्व हुआ। और कार्बोहाइड्रेट का भी ये कौन सा रूप है? आपका ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट में भी आपका ग्लूकोज हुआ। तो पेड़ पौधे किसका निर्माण करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में भी किसका? ग्लूकोज का। अब मान लीजिए आपसे सवाल आता है कि फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे का द्वारा निर्मित पदार्थ, भोज्य पदार्थ कौन सा होता? तो भोज्य पदार्थ आपका कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट ना हो तो आपका ग्लूकोज होगा, और दोनों अगर होंगे तो आप इसका आंसर लगाएंगे ग्लूकोज। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट आपका कई प्रकार का होता है, जैसे आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये आपका मोनोसैकेराइड है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड माना जाता है। चलिए खैर, इसके बारे में आपकी बात हुई। इसके बाद हम अगर बात करेंगे आपका 6H2O और ये आपका जो आपका जल निकला। अब देखो इतना जल आपका कहाँ से निकला? आपका रंध्रों के द्वारा। जल और ऑक्सीजन आपकी रंध्रों के द्वारा निकल जाती है, आपकी रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब रंध्र को कहा जाता है स्टोमेटा। अब बाई स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा से आपका इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होकर के ये जो आपकी ऑक्सीजन है ये आपकी प्राणदायिनी गैस। आप जानते हैं हम जीवित इसी की वजह से हैं, तो ये तो आपके लिए प्राणदायिनी गैस हो जाएगी। साथ में आपका जल क्या है? ये जल ऊपर चला जाएगा, और आपका ये आपकी गैसीय फॉर्म में आपका जो है वाटर है ना। तो ये आपकी वाटर वेपर है, और ये आपकी जाकर के बादलों में चली जाएगी, और आपकी संवहन के द्वारा आपकी कराएगी वर्षा। तो इसलिए सीधी सी बात है, अगर आप ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज़्यादा जल निकलेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा आपकी बारिश होगी। तो वर्षा का आपका कहीं ना कहीं कारण जो है, कहीं ना कहीं का सबसे बड़ा कारण आपका पौधे हैं। तो ये हमारे पास बना है यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ये। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रोसेस है। अब देखो इस प्रोसेस के बारे में आगे बात करेंगे, पहले आप जरा इसको उतारें। अच्छा, अब इसके बारे में हम एक चीज़ और तुम्हें चलो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये बना, ये ग्लूकोज एक्चुअल में है क्या? ये पौधों का भोजन है, इसको कहा जाता है पौधों का भोजन। अब ये पौधों का भोजन कहाँ होगा? ये पौधों के उस भाग में बनेगा जो पौधों के भाग हरे होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल केवल हरे भाग में पाया जाएगा, तो जड़ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अभी पहली दृष्टि हम बात कर रहे हैं, आगे और भी बात करेंगे। तो जो भोजन आपका बन गया, अब ये भोजन जड़ों तक भी पहुँचना है, ये भोजन पत्तियों तक भी पहुँचना है, पत्तियों में तो है भोजन। तो ऐसी कंडीशन में जैसे हमने जल के लिए एक ऊतक था हमारा, जो भूमिगत जल को पेड़ पौधों तक लाता है, वैसे ही एक और टिश्यू होता है जिसको कहता है फ्लोएम। उस फ्लोएम टिश्यू से क्या होता है, जहाँ पर हमारा भोजन बनेगा पेड़ पौधों में, वो जगह जगह आपका चला जाता है, जहाँ जहाँ जितनी जितनी आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधों में आपके भोजन, आपका भोजन को कौन कैरी करता है? तो आपका फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम ऊतक से, या फिर बाई फ्लोएम टिश्यू।
एक आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, इस वाष्पोत्सर्जन के लिए सहायक आपका है पोटेशियम। ये ध्यान रखेंगे, आपका पोटेशियम की सहायता से आपका होता है, पोटेशियम की सहायता से। अब देखो इसमें एक और, अब थोड़ा सा और मुझे बताना पड़ेगा, पोटेशियम की सहायता से होता है। और साथ ही साथ पेड़ पौधों के 7 हार्मोन हैं, उन 7 हार्मोन में से 7 हार्मोन्स में से 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में काम करेंगे। वो कौन कौन से करेंगे चलो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपका वाष्पोत्सर्जन है। इस वाष्पोत्सर्जन को मापन का यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन अगर आपका वाष्पोत्सर्जन मापना है तो उसके लिए एक आपका यंत्र होता है, और साथ में साथ आप एक और ध्यान रख सकते हैं, पौधों की वृद्धि, पौधों में वृद्धि मापन यंत्र। इन दोनों के बारे में आप याद रखेंगे, और आपने दोनों के दोनों पढ़ोगे। जो आपका पौधों की वृद्धि मापन यंत्र है आपका, आपको सबको पता है कि सन 1900 में जगजी बसु ने आपका जो है एक यंत्र खोजा था, इसको कहा जाता है कास्कोग्राफ, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए प्रोटोमीटर होता है और इसके लिए कास्कोग्राफ, प्रोटोमीटर और कास्कोग्राफ। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। आप इसको उतारें, आगे और पढ़ेंगे अभी फोटोसिंथेसिस में, भी इतना खत्म नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस, आप इसको उतार सकते हैं। चलो जी, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, आगे बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में और हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश में होता है, और सूर्य का प्रकाश अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि प्रकाश का एक सिद्धांत है वर्ण विक्षेपण सिद्धांत, स्पेक्ट्रम थ्योरी ऑफ लाइट। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपकी फिजिक्स की वीडियो है, शायद 5वीं या 6ठी वीडियो में आपका ये डला हुआ है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सफ़ेद प्रकाश है, श्वेत प्रकाश 7 भागों में बंटता है, 7 लाइट में आपका विवग्योर में आपका बंट जाता है। सबकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। अब फोटोसिंथेसिस किस में होगा? जिसकी तरंग दैर्ध्य 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और आपका 7600 एंगस्ट्रॉम तक होगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस कौन से रंग में होता है, सर्वाधिक पीएस समझ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और आपका सबसे कम पीएस या फिर सबसे कम फोटोसिंथेसिस, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस आपका होता है नीले और लाल रंग में, नीला व लाल रंग इम्पोर्टेंट है। सबसे कम फोटोसिंथेसिस हरा और बैंगनी आपके वॉयलेट रंग में आपका होता है, वॉयलेट कलर में आपका हो जाता है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझें। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा कलर आवश्यक नहीं है? हरा कलर। लेकिन पेड़ पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है ना। तो यहाँ पर आप इस ग्रीन कलर के चक्कर में कंफ्यूज ना हो, अपनी ग्रीनरी ना उजाड़ें आप, तो ये आप ध्यान रखेंगे। खैर, ये तो आपका हुआ फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस के बारे में और आप एक जरा बात ध्यान रखेंगे, जो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, तो चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। संसार का 90% फोटोसिंथेसिस आपका शैवालों के द्वारा होता है। शैवाल, जिसको एल्गा या एल्गी कहा जाता है, एल्गी से होता है। और इस 90% की भी अगर मैं बात करूं, इस 90% में से भी 85% और 5% ये आपका समुद्री शैवाल करते हैं, सी में होता है। और ये आपका साधारण तालाबों में होता है या नदियों में होता है, झरनों में होता है, झीलों में होता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, हमारा जो फोटोसिंथेसिस शैवाल में होता है। अब यहाँ से एक सवाल आपके मन में डाउट कर सकता है, सर ये शैवाल एक्चुअल में है क्या? भाई जो बच्चे नॉन बायो हैं उनको दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में जो है अभी आपको इस लेक्चर के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है बायो का वर्गीकरण है ना, जीव विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअल में बायोलॉजी के वर्गीकरण बहुत सारे हैं, कुछ ने आपका जो है 2 स्टेप वर्गीकरण, एक आपका 3 स्टेप है, 4 है, 5 है ना। जैसे विटेकर का सबसे अच्छा माना जाता है, जो आपका 5 स्टेप में उन्होंने वर्गीकृत किया था।
तो 5 पिलर जो वर्गीकरण था, लेकिन हम उसके बारे में वो वर्गीकरण ज़्यादा देखेंगे जहाँ से आपके जो आपके एग्जाम के लिए रिलायबल है सबसे ज़्यादा और कारगर साबित होगा। तो अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके बायो के वर्गीकरण की ही डाली जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि आपके शैवाल क्या होते हैं, एल्गी, कवक आपके क्या होते हैं, जिसको फंजाई कहा जाता है, फंगी कहा जाता है, फंगस। इसके अलावा हम लाइकेंस के बारे में बात करेंगे, जीवाणु, विषाणु, है ना। फिर हम बात करेंगे मत्स्य वर्ग क्या है, पक्षी वर्ग, एप्स वर्ग क्या है ना। पीसीज मत्स्य वर्ग को कहा जाता है। उभयचर कौन होते हैं आपके, मानव स्तनी आया तो कैसे आया, है ना। और इसके अलावा प्रोटोजोआ आपका क्या है, यूग्लिना, अमीबा, क्लोडोमेनास, पैरामीशियम, सबके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे, है ना। तो इसलिए आप इस बात की टेंशन ना लें। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बल्कि 90% फोटोसिंथेसिस का आपका कारण कौन है, आपका एल्गी है। एल्गी आपके क्या होते हैं, जो क्या होते हैं इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और उन एल्गी में से भी आपका 85% एल्गी समुद्र के हैं और 5% आपके बाहरी हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अपचयन मतलब आपका रिड्यूसन या रिडक्शन कहा जाता है, इसको रिडक्शन कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो वाटर है H2O, जल का ऑक्सीकरण होता है या उपचयन आप कह सकते हो, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि जब आपका फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस में आप ध्यान देखो, हमने 6 CO2 + 12 H2O लिया था। तो CO2 का आपका अपचयन हो गया था। अपचयन का मतलब 2 अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाएंगे, तो उसने आपका बना दिया था ग्लूकोज, है ना। और इसने आपका क्या बना दिया था, इसने आपका इसकी कुछ ऑक्सीजन बन गई थी, यहाँ से 6O2 आपके बाहर चले गए थे। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं बात करना, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में आपका 2 स्टेप में आपका होता है। एक तो आपका होता है प्राइमरी फोटोसिंथेसिस, या फिर आप कह सकते हो उसको प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहा जाए आपका प्राइमरी फोटोसिंथेसिस। और सेकंड वन इज आपका सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस, या फिर आपका द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण। अब देखते हैं जनाब ये क्या है। प्राइमरी फोटोसिंथेसिस है क्या एक्चुअली में? पहली बात तो आपका दिन में होता है, इन डे, तो आपका दिन में होता है। इसकी बात करोगे तो आपका होता है इन नाइट, ये आपका रात में होता है। या फिर आपको इस बात को कुछ यूं भी आप कह सकते हैं, दिन और रात की jगह ये आपका होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसके लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑफ SL मतलब समझेंगे आप सनलाइट। और ये आपका क्या होता है, ये इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा ये ध्यान रखेंगे, द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण ये सनलाइट की एब्सेंस का आपका मतलब होता है अनुपस्थिति में, है ना। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, अनुपस्थिति में। और ये आपका होता है सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस मतलब आपका उपस्थिति में। तो प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण जो कि आपका दिन में होता है, उसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जैसा कि हम अभी अभी पढ़ करके आए हैं। और जो आपका द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आपका नाइट में होता है, रात में होता है। इसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता सूर्य का। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं होता, ये सूर्य के बिना प्रकाश के भी हो जाता है। लेकिन अगर कभी सूर्य का प्रकाश इसे मिल जाए तो इसके ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, ये तो भी होता रहता है। इसलिए इसको प्रकाश से स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ये हैं क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इस प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, आप ये बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी O2 प्लस ग्लूकोज बनाती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, अभी पढ़ा हमने। लेकिन सेकेंडरी में आपका क्या है, जो ग्लूकोज बना था दिन में, उस ग्लूकोज से आपका बन जाता है मंड, जिसको स्टार्च कहा जाता है।
अब ये स्टार्च का है। अब देखो ग्लूकोज अपने, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपकी थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आपका कार्बोहाइड्रेट बना देती है जिसमें आपका मोनोसैकेराइड बनाती है जो कि आपका ग्लूकोज है, जबकि सेकेंडरी में आपका ग्लूकोज से बनाता है मंड या स्टार्च। एक्चुअल में ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट, और ये आपका पॉलीसैकेराइड है, तो बनता है इसमें भी आपका पॉलीसैकेराइड ही, आपका कार्बोहाइड्रेट ही, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इस प्राथमिक जो प्रकाश संश्लेषण इसको वैज्ञानिक थे हिल, उन्होंने खोजा था, इसलिए इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिल रिएक्शन, इसको हिल रिएक्शन कहा जाता है। और इसको खोजने वाले आपके थे ब्लैकमैन, तो इनको ब्लैकमैन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ब्लैकमैन रिएक्शन के बारे में मैं एक बात और आपसे बता सकता हूँ। तो पहले तो माना जाता था कि जो आपका जो आपका ये प्रकाश संश्लेषण है, इसमें आपका जो है ग्लूकोज और मांड का ही आपका चक्कर होता है। एक्चुअल में 1954 में 1954 में एक कहानी आपको बता देता हूँ, हुआ क्या, एक व्यक्ति हुआ करते थे, दो आपके वैज्ञानिक हुआ करते जिनका आपका नाम था केल्विन और आपका वेन्सन। इनमें केल्विन और वेन्सन ने इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने फोटोसिंथेसिस में कार्बन मार्ग की खोज की, कार्बन पाथ, ठीक है, कार्बन मार्ग की खोज की, और जिस विधि से की उस विधि को आपका कहा जाता है रेडियो ट्रेसर विधि कहा जाता है। उस रेडियो ट्रेसर विधि से की और इन्होंने प्रयोग किया आपका क्लोरेला पर। क्लोरेला एक समुद्री शैवाल है, तो उस पर प्रयोग किया। उसके लिए इन दोनों को 1961 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब ये नोबेल प्राइज़ आपके क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। एक्चुअल में आपके नोबेल प्राइज़ आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। एक इसके अलावा आपका अलग भी है जो नॉर्वे से दिया जाता है, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है। इसके अलावा अगर हम और बात करना चाहें तो एक वीडियो आपकी अलग से नोबेल पुरस्कार के प्राइज़ के ऊपर बनाई जाएगी, तो तब तक के लिए वेट करें आप। खैर, तो ये आपका हो गया प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण, आपका प्राइमरी फोटोसिंथेसिस, और आपका द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण या फिर आपका सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में और आगे जरा चर्चा करते हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग जो आपके पौधे होते हैं उनको 3 भागों में बांट लिया जाता है। चलो जी देखते हैं पौधों के आपके 3 भाग कौन कौन से हैं। ये फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग है, पौधों के आपके 3 भाग हो जाते हैं। भाई पहले वाले को हम आपका कहते हैं C2 प्लांट या C2 पौधे। सेकंड वन इज आपका C3 प्लांट्स, C3 पौधे। और थर्ड वन इज आपका C4 प्लांट्स। C4 पौधे। अब देखो एक्चुअल में होते क्या हैं, C3 प्लांट क्या है। C3 प्लांट्स वो हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान आपका बनता है मैलिक एसिड, जिनमें आपका मैलिक अम्ल बनता है, वो आपके C2 प्लांट हैं। और जिन पौधों में आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है वो आपके C3 प्लांट है, फॉस्फोग्लिसरिक। आपको इनको और आसान भाषा में भी समझाया जाएगा 1 मिनट में। इसके अलावा C4 प्लांट वो हैं जिनमें आपका जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, वो आपके C4 प्लांट्स हैं। तो प्लांट को 3 भागों में बांट दिया, C3, C2 और C4। अब अगर मैं बात करना चाहूँ और क्या क्या हैं भाई, आप ये और आसानी से यूँ भी समझ सकते हैं। C2 प्लांट वो हैं जो आपके हाईली टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, जिनको ज़ीरोफाइट कहा जाता है। ज़ीरोफाइट एक्चुअल में है क्या, ज़ीरो कहा जाता है मरुस्थल को, हाईली टेम्परेचर को, फाइट मतलब पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे मरुस्थल में उगेंगे, इसलिए इसको मरुस्थलीय पौधे या मरुद्विद पौधे भी कहा जाता है। जैसे आप इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं नागफनी। नागफनी एक प्रकार का आपका C2 प्लांट है ना, कैक्टस। जिसके अलावा आप बात ले सकते हैं आपका, इसको घीकवार कहा जाता है। अभी घीकवार है क्या, चलो आसान बता देता हूँ, ये आपका एलोवेरा है, एलोवेरा को घीकवार कहते हैं। इसके अलावा एक पौधा होता है क्लेचू, ये भी आपका C2 प्लांट है। तो C2 प्लांट में आपका मैलिक एसिड बनता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होता, तो इन पौधों में आपका नहीं होता, या जो भी आपके रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनमें नहीं होता। तो और साथ ही साथ इन पौधों की आपकी कई सारी क्वालिटी हैं, जब पौधों के बारे में बात करेंगे तब बताया जाएगा कि इनमें जो आपकी पत्तियाँ हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, उसका भी रीज़न यहीं से आपका रिलेट करेगा। इसके अलावा फास्फोलिक जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट आपके वो हैं जिनमें द्वितीयक फोटोसिंथेसिस होता है, द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण होता है। द्वितीयक प्रकाश संश्लेषण समझ रहे हैं, इनमें रात में प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज से निर्माण होता है, आपका स्टार्च का या मंड का निर्माण होता है। इसके अलावा आप इसमें एक बात और समझ सकते हैं, साधारण भाषा में C2 प्लांट वो हैं जो कि मानव की तरीके से व्यवहार करते हैं, ये आपका मानवीय व्यवहार करते हैं, मानवीय शोषण करते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जैसे हम वैसे ही ये आपका काम करते हैं। तो ये आपके C3 प्लांट हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल आपके सामने लिखना चाहूँ, एज आप ले सकते हैं चाय, आपके सामने है कपास, आप कह सकते हैं सूरजमुखी को, सूरजमुखी लिखा आपका ये, तो ध्यान रखें सनफ्लावर। तो ये आपके ऐसे पौधे हैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं। तो ये आपके ऐसे पौधे हो गए जो आपके C3 प्लांट हैं। इसके अलावा C4 प्लांट क्या होते हैं? C4 प्लांट वो हैं जिनमें प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें आपका प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, ये आपके पौधों की तरीके से शोषण करते हैं और इनमें आपका क्या है, ये O2 आपका छोड़ते हैं जबकि CO2 लेते हैं। ये मानव के मित्र कहे जाते हैं, ये आपके मानव के जैसे हो जाएंगे, आपके मानव मित्र हैं, ठीक है। तो मेन आपका CO2 आपका यही होता है, C4 प्लांट आपके ये होते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके एग्जाम्पल क्या है भाई, इनके अलावा जो भी बचे वो सारे के सारे C4 प्लांट्स आपके हो गए। तो ये पेड़ पौधों का वर्गीकरण हुआ। इसके अलावा और आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब देखो, जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में या जो आपकी प्रतिक्रिया है, इस प्रक्रिया में, प्रतिक्रिया नहीं प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में होता क्या है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक चलती है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ, जो हमारा फोटोसिंथेसिस हुआ, इस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए आपका जो है सभी पौधे करते हैं, लेकिन दो जीव हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव वो आपके हैं यूग्लिना, और एक आपका है यूग्लिना और क्लोमिडोमेनास। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, दो जीव हैं आपके जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा तुमसे अगर पहला प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव पूछा जाएगा तो आपका साइनोबैक्टीरिया है। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम आगे, जब बैक्टीरिया का आपके बारे में आपका एक लेक्चर डाला जाएगा। इसके अलावा आप एक और ध्यान रख सकते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आपके समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि आपके 400 फीट से लगभग 8000 फीट तक की गहराई में आपके रहते हैं, ये जल की गहराई में, और वहाँ पर अवरक्त किरणों की सहायता से, इंफ्रारेड वेव्स की सहायता से आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें जो सूर्य की ऊर्जा है, तो सूर्य से आपको कौन सी ऊर्जा मिलती है, चूँकि सूर्य आपको लाइट देता है तो आपको मिलती है प्रकाश ऊर्जा। तो ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके अलावा और आप क्या याद रख सकते हैं, बस फोटोसिंथेसिस में आपका इतना ही है। कोई और एक दो पॉइंट अगर ऐसा हो तो मैं देख लेता हूँ कोई खासकर से, तो ये, हाँ, आप ये ध्यान रख सकते हैं, आपके पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में आपका 7 में से 2 हार्मोन, पौधों के 7 में से 2 हार्मोन पीएस में भाग लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। अब वो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं, तो एक का तो आप नाम ध्यान रख सकते हैं, ऑक्सिन हार्मोन,
एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनिन हार्मोन। अब ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? पेड़ पौधों की वृद्धि को आपका कंट्रोल करता है, जिसको नापने का ग्रंथ कास्कोग्राफ था। और साइटोकाइनिन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की दर कंट्रोल करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस की रेट। पेड़ पौधों का कौन सा हार्मोन आपका कवर करेगा? तो फोटोसिंथेसिस की रेट आपका साइटोकाइनिन करेगा, जबकि फोटोसिंथेसिस की वृद्धि की पेड़ पौधों के वृद्धि की दर आपका कौन करेगा? ये करेगा। तो आपको इसमें यहाँ एक कन्फ्यूजन होगा कि सर फोटोसिंथेसिस तो केवल ये कर रहा है, ये तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा, ये तो पेड़ पौधों की वृद्धि की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में ये बात आपकी बिल्कुल सही है। साइटोकाइनिन तो आपका डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है, ये तो इनडायरेक्ट है। एक्चुअल में साइटोकाइनिन काम ही तब करेगा तब उसको ऑक्सिन का साथ मिले। तो इस वजह से कहा गया कि दो काम करते हैं हार्मोन्स, लेकिन मेन वर्क आपका एक का है। ये आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो खैर ये हमारा था फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जल्दी से आपको बायो की और वीडियोज़ लेकर के आएंगे, और आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। कोशिश हमारी रहेगी ये कि हम आपके लिए कंपटीशन को बहुत ज़्यादा आसान बना दें। धीरे धीरे और सब्जेक्ट भी आपके सामने लाए जाएंगे। अभी तो केवल हिंदी और पूरी जीएस को कवर किया जा रहा है। धीरे धीरे इंग्लिश के भी लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, संस्कृत के भी बारे में बात की जाएगी, इंग्लिश और साथ में आपकी रीजनिंग के भी लेक्चर आपके धीरे धीरे डाले जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।